नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी जीडी के लिए जीएस के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका सलूशन बताऊंगा और उस आधार पर नए साल पे जो क्वेश्चन बनेंगे उनकी एक ट्रिक बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पिछले साल के प्रश्नावली में। जो इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तराखंड की स्थापना जिस वर्ष हुई थी उस वर्ष 3 नए राज्यों की स्थापना उसी महीने में हुई थी, जिसका आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर को। और इसी के साथ ही 3 जो राज्यों का गठन हुआ था वो थे झारखंड और छत्तीसगढ़। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को इन तीनों राज्यों की गठन हुई थी। अगला इसी वर्ष परीक्षा में इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न और पूछा गया था, जो कि आगे आपको वीडियो में दिखेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है। नृत्य से प्रश्न अक्सर आता है, नृत्य से प्रश्न अक्सर आता है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नृत्यों से। मार्शल नृत्य से शैली मतलब है कि युद्ध कौशल की शैली होती है। और तो इसमें जो नृत्य शैली है ये है खरौती नृत्य शैली है। इसमें तलवार लेकर के कलाबाजी दिखाते, नृत्य दिखाते हैं। ऐसे भारत में, दक्षिण भारत के केरल में, तमिलनाडु में ऐसे तलवारबाजी वाले नृत्य बहुत होते हैं। तो उत्तराखंड में खरौती हुआ नृत्य है। और इसके साथ ही कुछ और नृत्य देखिए, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की मार्शल नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का अन्य नृत्य झोरा, झाली, छराही, धामन, छपोली। आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बताने से वीडियो लंबा भी हो सकता है। कश्मीर की जो है राव, फकीक, मंजदात, कूंदी, डांडी। राजस्थान की घूमर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चाकरी, गणरोज, झूलन, लीला, ये सब। उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चपेली और जैता। ये उत्तर प्रदेश के जो हमारे लोक नृत्य हैं, क्षेत्रीय नृत्य हैं। इसके बारे में सामान्य रूप से गर्म जलधारा कहाँ से उत्पन्न होती है? कर्क रेखा से, मकर रेखा से, भूमध्य रेखा से और आर्कटिक वृत्त से। तो जो गर्म जलधारा की बात करते हैं तो ये देखिए, गर्म जलधारा ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारा भूमध्य रेखा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जो सबसे तेज रोशनी पड़ती है, इस भूमध्य रेखा पे पड़ती है। आप लोग वीडियो में जाकर के अच्छा देशांतर वाला देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इस भूमध्य रेखा क्षेत्र में पड़ती है। तो यहाँ पे पानी भी सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो जब ये पानी सबसे ज़्यादा गर्म होता है तो यहाँ से जो भी धारा पानी जाती है ये ध्रुवों की तरफ, ये गर्म ही होती है। और ध्रुवों से जो भी धारा आती है ये ठंडी होती है। ये गर्म जल धारा होती है और ये ठंडी जल धारा होती है। यानी कि भूमध्य रेखा से जो भी धारा या जो भी हवा ध्रुवों की तरफ जाती है वो गर्म होती है, और ध्रुवों से जो भी धारा या जो भी हवा भूमध्य रेखा की तरफ आती है वो ठंडी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों से सिक्किम की जुड़ी हुई? भारत की जो सीमा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। भारत की जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा भारत के कितने राज्यों से मिली हुई है? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो सिक्किम राज्य से एक और प्रश्न बनता है कि जो हमारा सिक्किम राज्य है यह भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा सिक्किम है जो कि एक तरफ से नेपाल से लगा हुआ है, एक तरफ भूटान से लगा हुआ है और एक तरफ चीन, तिब्बत से लगा हुआ है। जबकि भारतीय राज्यों की बात करेंगे तो यह पश्चिम बंगाल से केवल सटा हुआ है। यानी कि 3 देशों की सीमा स्पर्श करती है और एक भारतीय राज्य की सीमा स्पर्श करती है। यानी इसका सही उत्तर होगा 1। सिक्किम राज्य के बारे में याद रखिएगा कि यह 3 देशों से इसकी सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जा सकता है? ये मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न है कि जब भी आपातकाल लगाया जाता है तो सिर्फ 2 मौलिक अधिकारों को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है। अनुच्छेद 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको छोड़ करके सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है ये आपातकाल के समय। और ये जो अनुच्छेद दिए हुए हैं इसमें अनुच्छेद 352 जो कि 2 बार आ गया है, 352 के तहत ही आपातकाल जब लगता है
तो ये सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो सीधे मंत्रिमंडल से हट करके राष्ट्रपति के पास शिफ्ट हो जाती है, और राष्ट्रपति जब होती है तो उस समय इन मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, इनमें प्रतिबंध लग जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अमूल डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स बना था से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में शाकाहारी समितियों की सफलता की कहानी भारत में श्वेत क्रांति लाई थी। भारत में जो श्वेत क्रांति, ये भी प्रश्न बनता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो संबंधित है वो दुग्ध से संबंधित है, दूध उत्पादन संबंधित है। आपको एक बात और बता दूं कि इस समय भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है, यानी इसमें दूध का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्ध मात्रा है वो भारत में कम है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है, लेकिन दूध उत्पादन में भारत सबसे आगे है। तो इसके दूध उत्पादन में कुछ शुरुआत हुई थी गुजरात से। आपने गुजरात की आनंदा डेयरी सुन रखा होगा। आनंदा डेयरी जब स्थापना हुई तो वहाँ पर सरकारी समितियों द्वारा पशुपालन को बढ़ावा दिया गया और ढेर सारी चीज़ों को शुरुआत की गई, जिससे भारत में श्वेत क्रांति की स्टार्ट हुई। तो इसी क्रांति से संबंधित भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक की इस बारे में बताया गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, और विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। यानी भारत में एम.एस. स्वामीनाथन है, जबकि विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। भारत में प्रेरित प्रजनन ब्रीडिंग क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी जी हैं, यानी कि जो हमारी क्रॉस ब्रीडिंग चलती है, जो नई नई बीजों का और नए नए पशुओं के वैरायटी का वो किया जाता है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल जी हैं। अगला प्रश्न इससे आएगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, क्योंकि ये प्रश्न बनता है कि कौन सी क्रांति किस फसल से संबंधित है। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपख तुतेज जी हैं। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी जी हैं, और भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी हैं। तो ये भारत की जो फसलों से संबंधित क्रांतियां हैं, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। इस बार दूध क्रांति से पूछ दिया तो अगली बार हो सकता है किसी और क्रांति से पूछ दे, तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। तो जो ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है, इसको यात्रा करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत है। यानी कि जो भी यांत्रिक तरंगे होती है, उनको यात्रा करने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, और माध्यम निर्वात जो है ये कोई माध्यम नहीं है। जबकि ध्वनि तरंगे इस्पात में बहुत तेज़ चलती हैं, हवा में इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन तो निर्वात में ये यात्रा नहीं कर सकती हैं। देख सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में केवल ठोसों में पाई जाती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में माध्यम में पाई जा सकती हैं। रस्सी से उत्पन्न तरंगे तालाब में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जबकि स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे और वायु से उत्पन्न तरंगे ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे जो हमारी होती हैं, वो ऐसे चलती हैं, ऐसे चलते हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं हमारी ऐसे चलती हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों का अंतर है। साइंस से भी जो प्रश्न आते हैं उनका भी समाधान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस कब मनाया गया था। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस, अभी पहले ही प्रश्न मैंने बताया था आपको कि उस समय 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। वो 3 राज्य थे उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने हालांकि पहले ही स्लाइड में बता दिया था, तो कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी। इसको आप होमवर्क असाइनमेंट समझिएगा, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको समझ लीजिए कि सिलेक्शन लेना है, वर्दी पहननी है, तो आप चैनल से जुड़िए और आपको 100% सिलेक्शन हम दिलाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दारा सिकोह किसके उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, वो दारा सिकोह किससे हार गया था। देखिए मुगल वंशावली जो हुई थी, मुगल वंशावली में आपको पता होगा सबसे पहले बाबर जो कि अफगानिस्तान से भारत में आए, उसके बाद में बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर पुत्र शाहजहां, शाहजहां के पुत्र जो थे ये दारा सिकोह थे, और शाहजहां के पुत्र जो थे वो औरंगजेब थे। इन लोगों में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, और इस उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा सिकोह पराजित हुए थे और औरंगजेब विजयी हुए थे। और कहा जाता है कि अगर
दारा शिकोह जीत जाते, जबकि शाहजहां दारा शिकोह को बनाना चाहता था। दारा शिकोह को द्वितीय अकबर भी कहा जाता था, क्योंकि दारा शिकोह एक बड़ा ही शांतिप्रिय और बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति थे। अगर वो राजा बनते तो शायद मुगल वंश की जो समाप्त होने की जो दौर चालू हो गई थी औरंगजेब के बाद से, वह न चालू होती, क्योंकि औरंगजेब की कट्टर नीतियों के कारण औरंगजेब के बाद से जितने भी उत्तरकालीन मुगल शासक हुए वो सब बहुत ही कमज़ोर हुए और मुगल वंश का नाश हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने कमेंट बॉक्स दीजिए।